डचाऊ प्रणाली का एक सक्रिय हिस्सा थे। उपशिविरों में नियुक्त महिला सुरक्षाकर्मी दंड लगाती थीं, जबरन श्रम कराती थीं तथा निकासी मार्च का संचालन करती थीं। अगफा कामेरावर्क से लेकर लैंड्सबर्ग कॉफरिंग तक उनकी उपस्थिति हिंसा की उस नियमितता को चिह्नित करती थी जिसने तीसरे रेह के अंतिम चरण को परिभाषित किया। वे न तो कम थे और न ही गौण। उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया, एसआईएस उपकरण संबंधी नियमों को लागू किया गया तथा औद्योगिक एवं विनाशक वातावरण में हजारों कैदियों पर नियंत्रण रखा गया। उनकी भूमिका प्रतीकात्मक नहीं थी, यह क्रियाशील, व्यवस्थित और प्रलेखित था। ये महिलाएं कौन थीं? डचाऊ प्रणाली के अंतर्गत उन्होंने क्या कार्य किए और क्यों केवल कुछ पर ही मुकदमा चलाया गया जबकि अधिकांश गुमनाम हो गए? एल्फ्रेडे की फांसी। हिल्डनर, एक अनुकरणीय वाक्य का क्रॉनिकल। 2 मई 1947 की सुबह पिसेक स्थित चेकोस्लोवाकियाई जेल के गलियारे धीमे कदमों की आवाज से गूंज रहे थे। एक 27 वर्षीय महिला 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ एक आंतरिक प्रांगण की ओर जा रही थी, जहां एक ऐसी नियति उसका इंतजार कर रही थी जो इतिहास बना देगी। रूथ एल्फ्रीडे नागरिक अपराधी की ग्रे वर्दी पहने हिल्डनर ने अपना धैर्य बनाए रखते हुए 3 मीटर ऊंचे लकड़ी के खंभे की ओर कदम बढ़ाया, जो न्याय के प्रतीक के रूप में यार्ड के केंद्र में खड़ा था। उस दिन हिल्डनर उन कुछ जर्मन महिलाओं में से एक बन गई जिन्हें तीसरे रेह की यातना शिविर प्रणाली में किए गए युद्ध अपराधों के लिए युद्धोत्तर यूरोप में फांसी दी गई। उनका मामला न केवल एक अपराधी की व्यक्तिगत सजा का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से उस अध्याय का समापन भी है जिसमें नाजी नरसंहार तंत्र के भीतर महिला क्रूरता को दंड से मुक्त रूप से संचालित किया जाता था। रूथ एल्फ्रीडे हिल्डनर का जन्म जर्मनी में नवंबर 1919 में हुआ था, उस समय जब राष्ट्रीय समाजवाद समाज में जड़ें जमा रहा था। अपनी पीढ़ी की अनेक युवा महिलाओं की तरह वह भी नाजी विचारधारा के प्रभाव में पली बढ़ी थीं। संभवतः उन्होंने लीग ऑन ऑफ जर्मन गर्ल्स जैसे युवा संगठनों में भाग लिया था, जहां किशोरों को नस्लीय सिद्धांतों और अधिनायकवादी राज्य के प्रति समर्पण की शिक्षा दी जाती थी। जुलाई 1944 में जब रीच को कई सैन्य मोर्चों के पतन का सामना करना पड़ा, हिल्डनर को एगफा कामेरावर्क उप शिविर में सहायक गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया, जो डचाऊ एकाग्रता शिविर परिसर पर निर्भर एक औद्योगिक सुविधा थी। इस कारखाने में जर्मन हथियारों के लिए ऑप्टिकल घटकों का उत्पादन करने के लिए महिला दास श्रम का उपयोग किया जाता था, जिसमें V1 उड़ने वाले बम और V2 रॉकेट के उपकरण भी शामिल थे। कामेरावर्क में माहौल अत्यंत तनावपूर्ण था। कैदियों में मुख्य रूप से पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया से निर्वासित महिलाएं शामिल थीं, जो कि ऑफसियरिनन के एक छोटे समूह की देखरेख में कठिन शिफ्टों में काम करती थीं। हिल्डनर शीघ्र ही थकान या प्रतिरोध के मामूली संकेत पर भी शारीरिक दंड देने की इच्छा के लिए प्रसिद्ध हो गए। युद्ध के बाद प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि जब वह महिला श्रमिकों के प्रदर्शन को अपर्याप्त समझता था तो उन्हें औजारों से पीटने के लिए उसकी विशेष ख्याति थी। दिसंबर 1944 में एसएस अधिकारियों ने हिल्डनर को हेल्म्ब्रेचट उप शिविर में स्थानांतरित कर दिया, जो फ्लोसेनबर्ग पर निर्भर था लेकिन परिचालन रूप से डचाऊ प्रणाली से जुड़ा हुआ था। इस सुविधा में सैन्य वर्दी के लिए वस्त्र उत्पादन में समर्पित लगभग 500 महिलाएं कार्यरत थीं। वहां हिल्डनर ने बाह्य निगरानी की जिम्मेदारियां संभाली और बैरकों के रात्रिकालीन निरीक्षण में भाग लिया, जहां कैदियों ने बाद में अनावश्यक हिंसा और लगातार धमकियों की रिपोर्ट दी। हिल्डनर के आपराधिक कैरियर में महत्वपूर्ण मोड़ अप्रैल 1945 में आया, जब पूर्वी मोर्चे के आसन्न पतन के कारण एसएस को जल्दबाजी में उप शिविरों को खाली करना पड़ा। 13 और 15 अप्रैल के बीच प्राधिकारियों ने हेल्म्ब्रेचट कैदियों को जबरन दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिसे डचाऊ प्रणाली में सबसे अधिक प्रलेखित मृत्यु मार्चों में से एक के रूप में जाना गया। इस निकासी के दौरान, जो बवेरियन और चेकोस्लोवाकियाई क्षेत्र से होकर 10 दिनों से अधिक समय तक चली, हिल्डनर ने थके हुए कैदियों पर घातक अधिकार का प्रयोग किया। युद्धोत्तर मुकदमों में एकत्रित साक्ष्यों से पता चलता है कि वह कम से कम 2 महिलाओं की त्वरित फांसी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थी, जो मार्च में शामिल नहीं हो सकी थीं। दोनों ही मामलों में उसने अपने सर्विस हथियार का इस्तेमाल पीड़ितों के सिर के पीछे गोली मारने के लिए किया तथा शवों को ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ दिया। यह मार्च अचानक समाप्त हो गया जब मित्र देशों की सेना ने चेकोस्लोवाक क्षेत्र में झोडाओ के पास इस टुकड़ी को रोक लिया।
ये जानते हुए कि युद्ध का अंत निकट है और किए गए अपराधों की जांच की जाएगी, हिल्डनर ने अपने समूह को छोड़ दिया और एक ग्रामीण क्षेत्र में झूठी पहचान के साथ छिप गया। लगभग 2 वर्षों तक वह पकड़ से बचती रही, घरेलू नौकर के रूप में काम करती रही तथा पहचान से बचने के लिए लगातार चेक गांवों के बीच घूमती रही। मार्च 1947 में उनकी गुमनामी समाप्त हो गई, जब हेल्मब्रेचेट्स के एक जीवित बचे व्यक्ति ने स्थानीय बाजार में उनकी पहचान की। महिला, जिसने निकासी मार्च के दौरान अपनी बहन को खो दिया था, ने तुरंत हिल्डनर के जर्मन उच्चारण और उसके बाएं गाल पर एक विशिष्ट निशान को पहचान लिया। शिकायत स्थानीय अधिकारियों तक पहुंची, जिन्होंने संदिग्ध की पहचान सत्यापित करने के लिए गुप्त जांच शुरू की। एल्फ्रीडे का नाम, हिल्डनर का नाम नाजी नेताओं की खोज के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा वितरित सूची में था। अगफा में जब्त दस्तावेजों और जिरह के माध्यम से उसकी पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे के लिए पिसेक ले जाया गया। पिसेक में असाधारण जन अदालत चेकोस्लोवाकिया में लागू असाधारण कानून के तहत काम करती थी, जो नाजी सहयोगियों और जर्मन कब्जे के दौरान किए गए अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ संक्षिप्त सुनवाई की अनुमति देती थी। हिल्डनर के खिलाफ मुकदमा एक ही दिन में 2 मई 1947 को शुरू हुआ और समाप्त हो गया, जो साक्ष्य की ताकत और इन अदालतों की शीघ्रतापूर्ण प्रकृति दोनों को दर्शाता है। अभियोजन पक्ष ने उप शिविरों से जब्त दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनसे सितंबर 1944 के दौरान एग्फा में तथा अप्रैल 1945 तक हेल्मब्रेचेट्स में हिल्डनर की उपस्थिति की पुष्टि हुई। 3 जीवित बचे लोगों ने उसके हिंसक व्यवहार के बारे में गवाही दी, जिसमें एक पोलिश महिला का बयान भी शामिल था, जिसने निकासी मार्च के दौरान हिल्डनर को एक युवती पर गोली चलाते हुए देखा था। सभी गवाहियां एक मनमाने क्रूर गार्ड का वर्णन करने में सहमत थीं, जो असंगत दंड देता था और कैदियों के दमन में सक्रिय रूप से भाग लेता था। इन आरोपों का सामना करते हुए हिल्डनर ने प्रत्यक्ष रूप से हत्या से इनकार किया, लेकिन जबरन निकासी में सशस्त्र अनुरक्षक के रूप में अपनी भागीदारी स्वीकार की। उनका बचाव उचित आज्ञाकारिता के तर्क तक ही सीमित था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने उच्चतर आदेश के तहत कार्य किया था और अवज्ञा की कोई संभावना नहीं थी। अदालत ने दायित्व के विरुद्ध बचाव के रूप में इस तर्क को खारिज कर दिया तथा पाया कि दस्तावेज में वर्णित विशिष्ट कृत्य किसी भी वैध सैन्य आदेश से अधिक थे। प्रस्तुत साक्ष्य और चेकोस्लोवाक कानूनी ढांचे के आधार पर अदालत ने हिल्डनर को युद्ध अपराध, हत्या और नाजी कब्जे के दौरान नरसंहार के कृत्यों में मिलीभगत का दोषी पाया। सजा मौत की थी, जिसे वर्तमान आपातकालीन कानूनों के अनुसार तत्काल लागू किया जाना था। इस फांसी में नूर्नबर्ग परीक्षण में प्रयुक्त फांसी के पारंपरिक तरीके का पालन नहीं किया गया। चेकोस्लोवाकिया में कुछ जन अदालतों में फांसी की तकनीक का प्रयोग किया जाता था, जिसे अधिक त्वरित और प्रतीकात्मक रूप से कठोर माना जाता था। यद्यपि यह पद्धति पश्चिमी न्याय में कम प्रचलित है, फिर भी इसे सबसे गंभीर अपराधों के लिए अनुकरणीय दंड के रूप में अपनाया गया है। पिसेक जेल के आंतरिक प्रांगण में जेल निदेशक और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों की देखरेख में संपन्न हुई। इस तकनीक में दोषी व्यक्ति के धड़ पर एक पट्टा बांधना, उसे एक पुली प्रणाली का उपयोग करके खंभे के शीर्ष पर उठाना तथा फिर उसके गले में एक फंदा डालना, जो शीर्ष पर लगे एक हुक से लटका रहता था, शामिल था। एक बार उपकरण को समायोजित कर देने के बाद हार्नेस को छोड़ दिया जाता था, जिससे शरीर के वजन के कारण गला घोंटने की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी या हिंसक गिरावट की स्थिति में ग्रीवा कशेरुकाओं में फ्रैक्चर हो जाता था। उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि हिल्डनर पूरी कार्यवाही के दौरान चुप रहे। उन्होंने अपने किए पर कोई अंतिम शब्द नहीं कहे, न ही कोई पश्चाताप व्यक्त किया। फांसी की सजा केवल कुछ ही मिनटों तक चली और इसे जेल निदेशक द्वारा आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड किया गया, जिन्होंने सजा पूरी होने की सूचना आंतरिक मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को दी। एल्फ्रेडे की मृत्यु के साथ हिल्डनर ने उन कुछ महिला नाजी गार्डों में से एक के मामले में अदालत की फाइल बंद कर दी, जिनकी पहचान की गई, उन पर मुकदमा चलाया गया और पूर्वी यूरोप में डचाऊ प्रणाली में किए गए विशिष्ट अपराधों के लिए उन्हें फांसी दी गई। उनके मामले को नूर्नबर्ग के विशाल परीक्षणों जैसा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान नहीं मिला, लेकिन हिटलर की बर्बरता के अपराधियों के खिलाफ प्रत्यक्ष न्याय के उदाहरण के रूप में इसे चेकोस्लोवाक राष्ट्रीय अभिलेखागार में सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया गया। 1948 में हिल्डनर का नाम प्राग द्वारा रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को भेजी गई नागरिक निर्णयों के अनुपालन में फांसी दिए गए झल्लादों की आधिकारिक सूची में शामिल था।
जहां तक उपलब्ध अभिलेखों से संकेत मिलता है, यह डचाऊ यातना शिविर में एक महिला गार्ड को खंभे पर लटकाकर मृत्युदंड दिए जाने का एकमात्र पुष्ट मामला है, जिससे उसकी सजा पूर्वी यूरोप में युद्धोत्तर न्याय का एक अनूठा प्रतीक बन गई। डचाऊ प्रणाली, महिला आतंक की वास्तुकला। डचाऊ यातना शिविर ने राष्ट्रीय समाजवादी शासन द्वारा स्थापित प्रथम व्यवस्थित संहार प्रयोगशाला के रूप में तृतीय रेह के इतिहास में एक आधारभूत स्थान प्राप्त किया। म्यूनिख से 16 किलोमीटर दूर स्थित एक पूर्व बारूद कारखाने में 22 मार्च 1933 को स्थापित डचाऊ ने एक प्रायोगिक प्रोटोटाइप के रूप में कार्य किया, जहां एसएस ने संगठनात्मक और दमनकारी तरीकों को विकसित किया, जिन्हें बाद में पूरे कब्जे वाले महाद्वीप में दोहराया गया। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान डचाऊ में मुख्य रूप से जर्मन राजनीतिक विरोधी रहते थे, कम्युनिस्ट, सामाजिक लोकतंत्रवादी और ट्रेड यूनियनवादी। प्रारंभिक प्रशासन राजनीतिक पुलिस के हाथों में था, लेकिन 1936 के बाद से नियंत्रण अंततः एसएस मुख्य अर्थव्यवस्था और प्रशासन कार्यालय के निर्देशन में शूर्चस्टाफेल को स्थानांतरित कर दिया गया। इस परिवर्तन ने एक आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से लाभदायक और परिचालन की दृष्टि से घातक संस्थान की ओर परिवर्तन को चिह्नित किया। डचाऊ में संचित अनुभव बाद के शिविरों जैसे सैक्सन-हॉसेन, बुचेनवाल्ड, माउथहॉसेन और ऑशविट्स के लिए निर्यात योग्य मॉडल बन गया। यहाँ विकसित पंजीकरण, कैदी वर्गीकरण, औद्योगिक कार्य संगठन, दंड प्रणाली और निपटान विधियों को व्यवस्थित किया गया और महाद्वीपीय पैमाने पर लागू किया गया। वास्तविक संरचनात्मक परिवर्तन 1943 और 1945 के बीच आया, जब औद्योगिक श्रम की अत्यधिक आवश्यकता के कारण शासन ने विशेष उपक्षेत्रों का निर्माण करके प्रणाली का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण किया। डचाऊ दक्षिणी जर्मनी में फैले 140 से अधिक उपग्रह सुविधाओं के नेटवर्क का केंद्रीय नोड बन गया। यह विस्तार युद्ध उद्योग के लिए श्रमिकों की तत्काल मांग को देखते हुए किया गया था, विशेष रूप से तब जब मित्र राष्ट्रों की बमबारी से प्रमुख कारखाने नष्ट होने लगे थे। डचाऊ प्रणाली में महिलाओं का बड़े पैमाने पर समावेश वैचारिक कारणों से नहीं, बल्कि व्यावहारिक मानव संसाधन आवश्यकताओं से प्रेरित था। राष्ट्रीय समाजवादी सिद्धांत ने पारंपरिक रूप से महिलाओं की भूमिका को घर और मातृत्व तक ही सीमित रखा, लेकिन सैन्य पतन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में कैदियों पर महिला निगरानी को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। 1944 के प्रारंभ में रेवेंसब्रुक, जो कि रीच का मुख्य महिला शिविर था, से महिलाओं की महत्वपूर्ण टुकड़ियां यहां पहुंची। इन कैदियों को रणनीतिक रूप से BMW, एग्फा, मेसर्सचिट और अन्य निगमों की सुविधाओं के बगल में स्थापित उप शिविरों में वितरित किया गया था, जो जर्मन युद्ध के प्रयास के लिए आवश्यक घटकों का उत्पादन करते थे। एसएस प्रशासन ने महिला श्रम के केंद्र के रूप में 4 उप शिविरों की पहचान की: अग्फा कामेरावेर्क, अल्लाच, मुल्दोर्फ और लैंड्सबर्ग कॉफरिंग। डचाऊ प्रणाली एक उच्च संगठित पदानुक्रमिक परिसर के रूप में संचालित होती थी, जिसमें मुख्य शिविर प्रशासनिक, अनुशासनात्मक और सैन्य केंद्र के रूप में कार्य करता था। सभी उपशिविर सीधे डचाऊ के कमांडेंट को रिपोर्ट करते थे, जो बदले में एसएस मुख्य अर्थव्यवस्था और प्रशासन कार्यालय एसएस विर्टशाफ्ट्स अंडर के अधीनस्थ थे। प्रशासन कार्यालय WHA, ये मुख्यालय ऑसवाल्ड के नेतृत्व में है। पोहल ने लाभप्रदता, कार्मिक और उत्पादन की देखरेख की तथा दास श्रम के रूप में कैदियों के उपयोग के लिए एक समान मानक स्थापित किए। उपशिविर स्थानीय एसएस अधिकारियों द्वारा चलाए जाते थे, लेकिन उनके प्रमुख निर्णय जैसे कि कार्य आवंटन, प्रमुख दंड या सामूहिक स्थानांतरण को मुख्य शिविर के केंद्रीय प्रशासन द्वारा मान्य किया जाना होता था। उत्पादन निष्पादन के संबंध में दस्तावेजी अनुमान उपलब्ध हैं, जो हमें शोषण के पैमाने का अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, अल्लाच उप शिविर ने अपनी मुख्य लाइनों पर प्रति सप्ताह 1000 से अधिक इकाइयों का उत्पादन किया, जिसमें 10,000 से अधिक कैदियों का संयुक्त कार्यबल इस्तेमाल किया गया। 4 से 500 महिलाओं वाली एग्फा कामेरावेर्क कंपनी प्रतिमाह हजारों इकाइयों का सटीक ऑप्टिकल घटकों का उत्पादन करती थी, जिसमें भारी हथियारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज और इग्निशन टाइमर भी शामिल थे। निष्पादन को प्रतिकार्य घंटों के आधार पर मापा गया तथा कैदियों को निर्देश दिया गया कि वे कैदियों के स्वास्थ्य की कीमत पर भी कार्यकुशलता को अधिकतम करें। उपशिविरों के परिचालन रखरखाव के लिए एक जटिल संभार तंत्र नेटवर्क की आवश्यकता थी। भोजन, वर्दी, उपकरण और दवाइयां मौके पर तैयार नहीं की जाती थीं।
बल्कि एसएस प्रणाली को सौंपे गए रेल कारवां या ट्रकों द्वारा डचाऊ से वितरित की जाती थीं। हरमन गोरिंग वर्के और विभिन्न जर्मन कपड़ा कंपनियां जैसे रीच ठेकेदार बुनियादी वस्तुओं की डिलीवरी में शामिल थे। दैनिक भोजन का आंशिक वित्त पोषण निजी निगमों के साथ किए गए समझौतों से प्राप्त धन से किया जाता था, जो कैदियों को दैनिक दरों पर किराए पर देते थे, जबकि स्वच्छता संबंधी वस्तुएं, कपड़े और औद्योगिक उपकरण वाफेन ऐसे इस रसद इकाइयों द्वारा घूर्णनशील सूची के साथ आपूर्ति किए जाते थे। इस मॉडल ने डचाऊ को न केवल दमन का केंद्र बना दिया, बल्कि एक विकेंद्रित कारखाने में बदल दिया, जहां प्रत्येक उप शिविर केंद्रीय आर्थिक नियोजन के अधीनस्थ एक औद्योगिक सेल के रूप में कार्य करता था। अगफा कामेरा वर्क की स्थापना सितंबर 1944 में मुख्य क्षेत्र के औद्योगिक विस्तार के रूप में की गई थी। कैदियों में मुख्य रूप से पोलिश, हंगेरियन और चेक शामिल थे, जिन्हें रासायनिक समूह आईजी फार्बेन की सहायक कंपनी एगफा फैक्ट्री में भेजा गया था। इसका उत्पादन उन्नत हथियारों के लिए ऑप्टिकल उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर केंद्रित था। सटीक फ्यूज, बम टाइमर तथा V1 और V2 मिसाइलों के लिए संवेदनशील तत्व, जिन्होंने लंदन पर बमबारी की थी। औसत कार्यबल में 400 से 500 महिलाएं थीं, जिन्हें औद्योगिक वातावरण में 12 घंटे से अधिक की शिफ्ट में काम करना पड़ता था, जिसमें अत्यधिक गर्मी, जहरीले रसायनों के संपर्क में रहना, खराब पोषण और कठोर अनुशासन शामिल था। प्रत्यक्ष निगरानी का काम ऑफसेहरिनेन के एक छोटे समूह के हाथों में था, जो मनोवैज्ञानिक धमकियों से लेकर व्यवस्थित शारीरिक हमलों तक के तरीकों का उपयोग करके नियंत्रण लागू करते थे। अल्लाच उप शिविर युद्ध के अंत तक 10,000 से अधिक कैदियों के साथ डचाऊ परिसर का सबसे बड़ा उप शिविर बन गया। इसका मुख्य कार्य BMW को विमान इंजन की आपूर्ति करना और रीच वायु मंत्रालय को सैन्य सहायता प्रदान करना था। यद्यपि प्रारंभ में यह पुरुष कैदियों के लिए था, परंतु 1944 में महिला कैदियों की संख्या में वृद्धि के कारण छोटे छोटे भागों के संयोजन, यांत्रिक घटकों की सफाई और सामग्री के परिवहन के लिए समर्पित महिला अनुभागों का निर्माण किया गया। अल्लाच में स्थितियां विशेष रूप से कठोर थीं, क्योंकि वहां उत्पादन की मात्रा बहुत अधिक थी तथा BMW संयंत्रों पर मित्र देशों की बमबारी का दबाव लगातार बना रहता था। महिलाएं कड़ी निगरानी में काम करती थीं। उन्हें प्रतिदिन निरीक्षण का सामना करना पड़ता था, प्रतिकूल मौसम की स्थिति में काम करना पड़ता था तथा उन पर लगातार निगरानी रखी जाती थी, जिसमें कैदियों के बीच आंतरिक निंदा की व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण भी शामिल था। मुल्दोर्फ परिसर रीच की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक का हिस्सा था। मित्र देशों की बमबारी से लड़ाकू विमान उत्पादन की सुरक्षा के लिए भूमिगत बंकरों का निर्माण। यह कार्यक्रम विशेष रूप से मेसर्सचिट मी 262 विमान से जुड़ा था, जिसका उत्पादन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भूमिगत सुविधाओं में स्थानांतरित किया जाना था। म्यूल्डॉर्फ के कैदियों ने बड़े पैमाने पर खुदाई की, टनों पत्थर की सामग्री को हटाया और आधुनिक मशीनरी के बिना कंक्रीट संरचनाओं को मजबूत किया। कुचलन, निर्जलीकरण और थकावट से मृत्यु दर चरम स्तर पर पहुंच गई। निगरानी में पुरुष और महिला गार्डों को शामिल किया गया, जो दंड के साधनों, हमलावर कुत्तों और तत्काल मार डालने की धमकियों सहित बलपूर्वक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। लैंड्सबर्ग कॉफरिंग पूरे डचाऊ प्रणाली का सबसे व्यापक और घातक उप परिसर था। जून 1944 में खोले गए 11 शिविरों के इस नेटवर्क में 30,000 से अधिक कैदी रखे गए थे, जिनमें लगभग 4,200 महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें मार्च 1944 में जर्मन कब्जे के बाद मुख्य रूप से हंगरी से निर्वासित किया गया था। इस आबादी में अत्यंत कमजोर परिस्थितियों में रहने वाली सैकड़ों लड़कियां और बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थीं। मेसर्स चिमिट मी 262 और अन्य उन्नत हथियार प्रणालियों के उत्पादन के लिए भूमिगत कारखानों के निर्माण से संबंधित था। महिलाओं ने ऐसे कार्य किए जिनमें संरचनात्मक बीम लोड करना, सीमेंट डालना, मलबा परिवहन करना और औद्योगिक घटकों को जोड़ना शामिल था। भोजन में केवल पानीदार सूप और फफूंद लगी रोटी शामिल थी, जबकि स्वास्थ्य संबंधी स्थिति बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। लैंड्सबर्ग कॉफरिंग में 40 से 50% कैदी मित्र राष्ट्रों की मुक्ति से पहले ही मर गए थे। प्रमुख कारण थे भूख, टाइफस, निमोनिया, अनुपचारित त्वचा संक्रमण तथा कार्य कोटा पूरा न करने पर त्वरित मृत्युदंड। नाजी अपराधों के दस्तावेजीकरण हेतु केंद्रीय कार्यालय के दस्तावेजों के अनुसार 1944 और 1945 के बीच डचाऊ प्रणाली में महिला कैदियों की कुल संख्या
कम से कम 15,000 होने का अनुमान है। इस जनसंख्या में निर्वासित यहूदी, राजनीतिक कैदी, फ्रांसीसी प्रतिरोध सेनानी, रोमा महिलाएं और कब्जे वाले क्षेत्रों से आए नागरिक शामिल थे। उप शिविरों में सक्रिय महिला एसएस गार्डों की संख्या 50 से 70 तक थी। इस अपेक्षाकृत कम अनुपात की पूर्ति सहयोगी कैदियों, जिन्हें कैपोस के नाम से जाना जाता था, के प्रयोग से की जाती थी, जो बेहतर जीवन स्थितियों के बदले में अपने साथी कैदियों पर आंतरिक नियंत्रण रखते थे। महिला निगरानी संरचना आर्थिक दक्षता और सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांतों के तहत संचालित होती थी। उप शिविरों में नियुक्त किए जाने से पहले ओन्फ सेहरिन को रेवेंसब्रुक में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने धमकी, औद्योगिक कार्य संगठन और क्रमिक दंड के प्रयोग की तकनीकें सीखीं। उनका अधिकार श्रम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण से लेकर विशेष दंड या दंडात्मक स्थानांतरण के लिए कैदियों के चयन तक विस्तृत था। डचाऊ में महिला आतंक की यह वास्तुकला एक सख्त सैन्य और आर्थिक तर्क का जवाब थी, जहां महिलाओं को नाजी युद्ध उत्पादन मशीनरी के भीतर खर्च करने योग्य संसाधन के रूप में माना जाता था। उनकी निगरानी संस्थागत सटीकता के साथ एसएस महिलाओं के एक छोटे लेकिन घातक समूह द्वारा की गई थी, जिन्हें ज्यादातर मामलों में अपने कार्यों के लिए कभी भी न्यायिक परिणामों का सामना नहीं करना पड़ा। महिला के चेहरे वाले झल्लाद, दर्द की मालकिनें। हिल्डनर के आदर्श उदाहरण के अलावा डचाऊ महिला उप शिविर प्रणाली ने अन्य व्यक्तियों को भी जन्म दिया, जिन्होंने जीवित बचे लोगों की स्मृति पर अमिट निशान छोड़े। ये महिलाएं कोई व्यक्तिगत विचलन नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी मशीनरी की व्यवस्थित उपज थीं जिसने आम लोगों को आतंक के औजारों में बदल दिया। उनकी कहानियां संस्थागत क्रूरता के विविध रूपों को उजागर करती हैं। अन्ना श्मिड ने युद्ध के अंतिम महीनों के दौरान सितंबर 1944 और अप्रैल 1945 के बीच अलाच उप शिविर में काम किया। अलाच ने BMW के लिए विमान इंजन उत्पादन के लिए तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य किया, जिसके लिए असेंबली लाइनों में नियुक्त कैदियों से पूर्ण तकनीकी सटीकता की आवश्यकता थी। अत्यधिक औद्योगिक मांग के इस माहौल में श्मिड ने आतंक की एक पद्धति विकसित की, जिसने उन्हें ऑफसेरिनन के बीच अलग पहचान दिलाई। उनका दृष्टिकोण विस्फोटक हिंसा के विशिष्ट पैटर्न से भिन्न था। श्मिड ने लगातार अपनी उपस्थिति को डराने वाला बनाए रखा। सुबह के निरीक्षण के दौरान वे व्यवस्थित रूप से श्रमिकों की कतारों के बीच से गुजरते थे। वह अपनी बेल्ट से एक छोटी सी बेंत बांध कर रखते थे, लेकिन इसकी प्रभावशीलता निरंतर उपयोग में नहीं, बल्कि धमकी देने में निहित थी। सर्जरी करते समय उन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों, चेहरे, हाथ, पसलियों पर प्रहार करने के लिए औद्योगिक उपकरण के हैंडल का उपयोग किया, जिसका उद्देश्य था कि कम से कम समय की हानि के साथ अधिकतम दर्द उत्पन्न हो। संबद्ध जांच ब्यूरो की फाइलों में एक विशिष्ट पैटर्न का उल्लेख है। श्मिड ने उल्लंघनों की गंभीरता के बारे में अपनी धारणा के आधार पर दंड में वृद्धि की। एक छोटी सी असेंबली त्रुटि के परिणाम स्वरूप एक थप्पड़ लगा। खराब तरीके से संचालित उपकरण के कारण हाथों पर रिंच से चोट लग गई। थकान या धीमेपन का कोई भी संकेत मिलते ही पिटाई शुरू हो जाती थी, जिससे अक्सर बेहोशी आ जाती थी। एक पोलिश कैदी ने कहा कि श्मिड को चीखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी बेंत ही उसके लिए बोल रही थी। हिंसा की यह अर्थव्यवस्था एक ठंडे गणित को प्रतिबिंबित करती है, उत्पादन में न्यूनतम व्यवधान के साथ आतंक को बनाए रखना। श्मिड मुक्ति से पहले गायब हो गई थी और उसे कभी पकड़ा नहीं गया, जिससे पता चलता है कि उसने भागने की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। मुल्दोर्फ परिसर में फैनी बाउर ने पर्यवेक्षी जिम्मेदारियां संभालीं, जो स्पष्ट रूप से सामान्य निगरानी कार्यों से परे थीं। रेलवे निरीक्षण टीमों के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त होकर उन्होंने भूमिगत बंकरों के निर्माण के लिए रसद कार्यों में लगे कैदियों की देखरेख की। उनकी कार्यप्रणाली सामूहिक दंड के प्रयोग और समूह भय के मनोवैज्ञानिक हेरफेर पर आधारित थी। बाउर ने अपने मुख्य उपकरण के रूप में एक लटकी हुई राइडिंग क्रॉप का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका असली हथियार अप्रत्याशितता थी। वह अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने वाली कैदी को कोड़े मार सकता था, जिससे ऐसा माहौल बनता था जहां आज्ञाकारिता सुरक्षा की गारंटी नहीं होती थी। इस सोची समझी मनमानी ने नियमों के अनुपालन के माध्यम से सुरक्षा की किसी भी उम्मीद को नष्ट कर दिया। मार्च 1945 में दर्ज एक घटना उनकी कार्यप्रणाली को दर्शाती है। जब एक कैदी रेलवे स्लीपर ले जाते समय लड़खड़ा गई, तो बाउर ने उसे तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। उन्होंने अपने 3 साथियों को बेहोश महिला को चिकित्सा सहायता दिए बिना ही उसे बैरक में ले जाने के लिए मजबूर किया। 2 दिन बाद पीड़ित की आंतरिक चोटों के कारण मृत्यु हो गई।
बाउर ने आदेश दिया कि शव को शैक्षणिक सबक के रूप में प्रदर्शित रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने घातक कार्यों के लिए चयन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अप्रत्यक्ष उन्मूलन की एक विधि के रूप में उच्च जोखिम वाले काम का उपयोग करते हुए कमजोर महिलाओं को विस्फोटकों के परिवहन और खतरनाक मशीनरी चलाने का काम सौंपा। आईसीआरसी की रिपोर्ट में इसकी प्रत्यक्ष निगरानी में 7 विनाशकारी मौतों का उल्लेख किया गया है, जो व्यावसायिक दुर्घटनाओं के माध्यम से विनाश की एक जानबूझकर बनाई गई नीति का संकेत देती है। लियोपोल्डिन बिटरमैन ने उपक्षेत्रों में विकास किया। कॉफरिंग द्वितीय और छठे ने एक अलग विशेषज्ञता हासिल की, यातना के साधन के रूप में हिरासत स्थानों का हेरफेर। एक ऐसे परिसर में जहां टाइफस, कुपोषण और अत्यधिक काम के कारण बड़े पैमाने पर मृत्यु होती थी, बिटरमैन ने मनमाने ढंग से जीवन स्थितियों को नियंत्रित करके पीड़ा का एक अतिरिक्त आयाम जोड़ दिया। उनकी विशिष्ट पद्धति में बैरकों के बीच रात्रिकालीन आंतरिक स्थानांतरण का आयोजन करना शामिल था, जिसका उद्देश्य भीड़भाड़ कम करना था, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य समस्याग्रस्त समझे जाने वाले कैदियों को दंडित करना था। ये ऑपरेशन बिना किसी पूर्व सूचना के ड्यूटी के समय के बाद किए गए, जिससे अत्यधिक भीड़भाड़ की स्थिति पैदा हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर लोग घायल हो गए या दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। बिटरमैन ने दंड कक्षों में निवारक नजरबंदी का भी आदेश दिया। कम से कम 12 स्वतंत्र साक्ष्यों में भोजन या पानी के बिना लंबे समय तक कारावास के लिए कैदियों के उनके मनमाने चयन का वर्णन है। यह प्रथा किसी विशिष्ट उल्लंघन पर आधारित नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से मनमाने मानदंडों पर आधारित थी। बालों का रंग, भौगोलिक उत्पत्ति या बस व्यक्तिगत मनोदशा। अप्रैल 1945 में अमेरिकी आगमन से कुछ दिन पहले बिटरमैन अन्य एसएस कर्मियों के साथ गायब हो गया। बाद की जांच में उसका पता लगाने में कभी सफलता नहीं मिली तथा उसका नाम किसी न्यायिक कार्यवाही में नहीं आया, जिससे यह पता चलता है कि वह पूरी तरह से भागने में सफल रही। अर्नेस्टाइन ब्रेनर ने एग्फा कामेरा वर्क में काम किया, जहां उन्होंने नियंत्रण के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया, जिसमें प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसा के स्थान पर मनोवैज्ञानिक आतंक और बुनियादी जरूरतों के व्यवस्थित हेरफेर को प्राथमिकता दी गई। एक ऐसे कारखाने में जहां 500 महिलाएं नाजी हथियारों के लिए ओनॉप्टिकल घटकों का उत्पादन करती थीं, ब्रेनर ने गणनापूर्वक वंचना और निरंतर धमकियों पर आधारित शासन की स्थापना की। उनका मुख्य हथियार खाद्य वितरण पर पूर्ण नियंत्रण था। उन्होंने आदेश दिया कि यदि एक भी कैदी सभा के दौरान गलती करता है तो पूरे बैरक का भोजन रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बुखार, संक्रमित फोड़े और खुले घावों से पीड़ित महिलाओं को भी जानबूझकर चिकित्सा उपचार देने से मना कर दिया, ये तर्क देते हुए कि चिकित्सा देखभाल बेहतर कार्य प्रदर्शन के माध्यम से अर्जित की जानी चाहिए। एक फ्रांसीसी कैदी ने घोषणा की कि ब्रेनर को हमें मारने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह हमें अन्य तरीकों से मारना जानता था, भूख से, अधिकार से, हताशा से। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रत्यक्ष हिंसा के समान ही घातक था, लेकिन इससे भौतिक साक्ष्य कम बचे और अपराधों का बाद में दस्तावेजीकरण करना जटिल हो गया। आईसीआरसी के रिकॉर्ड से पुष्टि होती है कि जिस ब्लॉक में ब्रेनर कार्यरत थे, वहां लंबे समय तक भूखमरी से 4 लोगों की मृत्यु हुई। पीड़ितों को मामूली अपराधों की सजा के रूप में 10 दिनों तक भोजन से वंचित रखा जाता था। मुक्ति के बाद ब्रेनर गायब हो गया और उसका कभी पता नहीं चला। कैदियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए ऑफ-सेहरिन द्वारा विकसित तरीकों की विविधता का पता चलता है। प्रत्येक ने अपनी क्रूरता को अपने उपक्षेत्र के विशिष्ट वातावरण के अनुरूप ढाला, लेकिन सभी में मूलभूत विशेषताएं समान थीं। जीवन और मृत्यु पर विवेकाधीन अधिकार, प्रबंधन उपकरण के रूप में असंगत दंड का प्रयोग तथा घातक श्रम के लिए पीड़ितों के चयन में सक्रिय भागीदारी। यातना शिविर प्रणाली के भीतर ऑफ-सेहरिन का आचरण एसएस मुख्य अर्थव्यवस्था और प्रशासन कार्यालय द्वारा तैयार किए गए आंतरिक नियमों द्वारा विनियमित किया गया था। यद्यपि व्यवहार में कई गार्ड विवेक से काम करते थे, फिर भी अनुशासन, हिंसा के प्रयोग और कैदियों के साथ संबंधों पर दिशा निर्देश स्थापित करने वाला एक आधिकारिक विनियमन था। ऑफ-सेहरिन को उत्पादक दक्षता और कार्यात्मक आतंक के बीच संतुलन बनाए रखना था, सिद्धांत रूप में ऐसे दंड का सहारा लिए बिना जो काम की गति को बाधित कर दे या दास श्रम को बेकार बना दे। कैदियों पर लागू प्रतिबंधों को विभिन्न सेवा नियमावलियों में संहिताबद्ध किया गया। अनुमेय माने जाने वाले उपायों में शामिल थे भोजन से अस्थायी रूप से वंचित करना अधिकतम 3 दिन, मामूली उल्लंघन के लिए अंधेरे कोठरियों में कैद करना,
शरीर के कोमल भागों पर अधिकृत डंडों से पिटाई करना तथा कम उत्पादकता के लिए भोजन के राशन में कटौती करना। नियमित कार्य समय के बाहर अतिरिक्त दंडात्मक कार्य को भी विनियमित किया गया, जो आमतौर पर अत्यधिक तापमान में सफाई कार्य या भारी सामग्री को स्थानांतरित करने के रूप में किया जाता था। दूसरी ओर ओन्फ सेहरिनन स्वयं आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अधीन थे। प्रत्येक उप शिविर के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को मुख्य शिविर कमान को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती थी, जहां उत्पादकता और दंड की घटना का मूल्यांकन किया जाता था। जो महिला सुरक्षाकर्मी बिना अनुमति के अनावश्यक हिंसा में संलिप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु या विकलांगता होती है, उन पर प्रशासनिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिसमें स्थानांतरण, पदावनत या अनुशासनात्मक कार्यवाही शामिल है। हालांकि ये सजाएं असाधारण थीं और इनमें शायद ही कभी दंडात्मक परिणाम शामिल होते थे। अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में ऑफ सेहेरिनन ने ऐसे दंड दिए जो प्रत्यक्ष शारीरिक विनाश की तुलना में व्यवहार नियंत्रण और अपमान की ओर अधिक उन्मुख थे, जबकि बुचेनवाल्ड और सैक्सन हौसेन जैसे शिविरों में पुरुष सुरक्षा कर्मियों को राइफलों, हमलावर कुत्तों और हिंसक पूछताछ तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वहीं महिला कर्मचारियों को अक्सर डंडों के प्रयोग, व्यवस्थित अपमान और भोजन, आराम और स्वच्छता जैसी बुनियादी स्थितियों में हेरफेर तक ही सीमित रखा गया था। इस विभेदन का तात्पर्य कम गंभीरता से नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी पद्धति थी जो लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक दबाव और क्रमिक दंड पर अधिक केंद्रित थी। अप्रैल-मार्च, जब रीच मर रहा था। अप्रैल 1945 के मध्य तक तृतीय रेह कई दिशाओं से समन्वित सैन्य दबाव के कारण विघटित हो रहा था। सोवियत सेनाएं पूर्व से आगे बढ़ रही थीं, जबकि एंग्लो अमेरिकी सेनाएं पश्चिम में अपनी स्थिति मजबूत कर रही थीं। इस निराशाजनक मोड़ पर एसएस हाई कमान के सामने यह अपरिहार्य संभावना थी कि यातना शिविरों को मुक्त कर दिया जाएगा और उनके अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय जांच के दायरे में लाया जाएगा। उनकी प्रतिक्रिया एक ऐसा आदेश था जो यातना शिविर प्रणाली का अंतिम क्रूरतम प्रकरण बन गया, जबरन निकासी, जिसे मृत्यु मार्च के रूप में जाना जाता है। अप्रैल के बीच एसएस वर्टशाफ्ट्स एंड वर्वाल्टुंगशापटमट ने डचाऊ और उसके उप शिविरों से कैदियों की निकासी के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए। ये आदेश सामरिक वापसी से कहीं अधिक थे। ये सैन्य अभियान के रूप में प्रच्छन्न विनाश की एक व्यवस्थित विधि थी। जब्त दस्तावेजों से पता चलता है कि मूल निर्देश स्पष्ट था: काम के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले सभी कैदियों को बाहर निकाल दिया जाए तथा काम के लिए अयोग्य समझे जाने वाले कैदियों को निकाल दिया जाए। सैन्य परिशुद्धता के साथ उप शिविर कमांडरों तक पहुंचाए गए। कैदियों को 300 से 1000 लोगों के बीच के स्तंभों में संगठित किया जाना था, जिन पर सशस्त्र गार्डों की नजर थी और उन्हें स्पष्ट निर्देश थे कि थकान, अवज्ञा या भागने के प्रयास के किसी भी संकेत पर गोली मार दी जाए। अगफा कामेरावेर्क, अल्लाच, मुल्दोर्फ और लैंड्सबर्ग कॉफरिंग की महिलाओं को पुरुष गार्डों की प्रत्यक्ष निगरानी और सेवा हथियारों से सुसज्जित कुछ ओनफ सेहेरिनन के तहत इन मार्चों में शामिल किया गया था। निकासी में बुनियादी व्यवस्थाओं का अभाव था। परिवहन वाहन, चिकित्सा आपूर्ति और पर्याप्त भोजन आवंटित नहीं किया गया। दैनिक राशन केवल रोटी और पानी के एक हिस्से तक ही सीमित था, जब भूभाग प्राकृतिक स्रोतों तक पहुंच की अनुमति देता था। रात्रि विश्राम की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई। कैदी जंगलों, खेतों या खाइयों में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सोते थे। इस गति ने मानव क्षमताओं को चुनौती दी। बिना किसी वास्तविक ब्रेक के प्रतिदिन 25 से 40 किलोमीटर तथा बुनियादी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रति घंटे केवल 2 मिनट का अंतराल। ये मार्ग म्यूनिक के बाहरी इलाके से बवेरियन आल्प्स तक जाते थे तथा वोल्फ्राट शॉसेन और बाड जैसे शहरों से गुजरते थे। टोल्ज कीचड़ भरे ग्रामीण सड़कों पर ऑस्ट्रियाई क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, जिसके कुछ हिस्से मित्र देशों की बमबारी से नष्ट हो गए थे। उपशिविरों में कई महीनों तक कुपोषण के कारण कमजोर हो चुके कैदी मार्च शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर कमजोर पड़ने लगे। जो भी महिला रुकती, लड़खड़ाती या बातचीत करने का प्रयास करती, उसे तुरंत मौत की धमकी दी जाती। अमेरिकी 42वीं इन्फेंट्री डिवीजन की रिपोर्ट में केवल 3 प्रमुख निकासी मार्गों पर 2300 से अधिक शव मिलने का वर्णन है। कुछ मार्च 10 दिनों तक चले। हेल्म्ब्रेचट्स से चेकोस्लोवाक क्षेत्र के झोडाउ तक निकाले गए एक महिला दल ने पैदल ही 220 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। यात्रा शुरू करने वाली 580 महिलाओं में से केवल 118 ही अपने अंतिम गंतव्य पर जीवित पहुंची।
डचाऊ प्रणाली के उप शिविरों से निकासी मार्च, सैन्य और स्थलाकृतिक मानदंडों के आधार पर एसएस कमांड द्वारा पूर्व स्थापित मार्गों का अनुसरण करते हुए किया गया। सबसे लंबे और सर्वोत्तम प्रलेखित मार्गों में से एक हेल्मब्रेचट्स को झोडाउ से जोड़ने वाला मार्ग था, जो बवेरिया और बोहेमिया के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों से होकर गुजरता था। मार्ग की औसत ऊंचाई 600 मीटर से अधिक थी, जिसमें परिवर्तनशील ढाल वाले कई खंड, वसंत की बारिश से क्षतिग्रस्त कच्ची सड़कें तथा मित्र देशों की बमबारी से आंशिक रूप से नष्ट हुए खंड शामिल थे। ये मार्ग शहरी केंद्रों से बचते थे तथा बाहरी पर्यवेक्षकों के संपर्क को कम करने के लिए द्वितीयक ग्रामीण पथों से होकर गुजरते थे। कैदियों से अपेक्षित शारीरिक प्रयास उनकी सहनशक्ति की किसी भी उचित क्षमता से कहीं अधिक था। समकालीन शारीरिक अध्ययनों के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क महिला को उबड़ खाबड़ रास्तों पर 25 से 30 किलोमीटर चलने के लिए प्रतिदिन 2500 से 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत अप्रैल के मार्च में निर्वासित लोगों को प्रतिदिन औसतन 400 से 600 किलो कैलोरी प्राप्त हुई, जिसमें काली रोटी का एक टुकड़ा 150 किलो कैलोरी और नदियों, कुओं या संचित वर्षा से अनियमित रूप से प्राप्त पानी का एक हिस्सा शामिल था। निर्जलीकरण, हाइपोग्लाइसीमिया और रात्रिकालीन ठंड के संपर्क में आने के कारण दूसरे या तीसरे दिन से ही भारी शारीरिक पतन हो जाता है। परिचालन की दृष्टि से एसएस कमांडरों ने औसत यात्रा गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की तथा प्रत्येक घंटे की पैदल यात्रा के लिए 5 मिनट से कम का ब्रेक दिया। शीतकालीन अभियानों में जर्मन सेना द्वारा प्रयुक्त थकान मॉडल को लागू करते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि अल्प पोषित महिला कैदियों के एक समूह में हर 24 घंटे में 20% की कार्यात्मक गिरावट देखी गई। इसका मतलब यह था कि लगातार 5 दिनों के बाद आधे से भी कम कैदियों में न्यूनतम गतिशीलता क्षमता बची थी। दस्तावेजी मृत्यु दर अनुमान को खंड के आधार पर भी मॉडल किया जा सकता है। अल्लाज से बैट जैसे मार्गों पर टोल्ज लगभग 60 किमी की दूरी पर मित्र देशों की सेनाओं से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि 300 से 500 शव पीछे छूट गए थे, जिससे पता चलता है कि प्रति मार्च मृत्यु दर 20 से 35% थी, जो मौसम, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और निर्धारित गति पर निर्भर करती थी। ये प्रतिशतताएं बरसात की स्थिति, कम तापमान या जब ओन्फसेहरिनेन ने देरी के लिए तत्काल निष्पादन जैसे दमनकारी उपाय अपनाए तो नाटकीय रूप से बढ़ गईं। इन निकासी के दौरान ओन्फसेहरिनेन ने एक कार्यकारी अधिकार प्राप्त किया, जो उप शिविरों में उनके निगरानी कार्यों से आगे निकल गया। आंतरिक निगरानी के अपेक्षाकृत निष्क्रिय कार्य के विपरीत मार्च के दौरान उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से घातक जिम्मेदारी संभाली। मित्र देशों के अभिलेखों से पुष्टि होती है कि कई महिला गार्डों ने कथित अवज्ञा या सैनिकों की प्रगति में बाधा डालने के लिए कैदियों को व्यक्तिगत रूप से मौत के घाट उतार दिया था। अन्ना बेकर ने मार्च के दूसरे दिन एक कैदी को गोली मार दी, जिसने पेशाब करने के लिए रुकने का अनुरोध किया था। शव को एक खाई में छोड़ दिया गया और स्तंभ बिना निर्धारित लय को तोड़े आगे बढ़ता रहा। फ्रीडा रीडल ने एक गर्भवती महिला को बार बार लातें मारी, जो मार्च के दौरान गिर पड़ी, जिससे आंतरिक चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शव को ऊपरी तौर पर शाखाओं से ढक दिया गया और समूह उसे दफनाए बिना आगे बढ़ गया। महिला गार्ड छोटे छोटे अवकाशों का निर्देश देती थीं, मनमाने ढंग से निर्णय लेती थीं कि किन कैदियों को उपलब्ध रोटी का राशन दिया जाएगा तथा समूह से मुक्त किए जाने वाले कैदियों का चयन करती थीं, जो कि जारी रखने के लिए अयोग्य समझी जाने वाली महिलाओं की संक्षिप्त फांसी के लिए एक मधुर शब्द है। इन निकासी अभियानों में होने वाली अत्यधिक उच्च मृत्यु दर के बावजूद उनके निर्णय समान रूप से निर्णायक थे। मार्च के दौरान मरने वाले अधिकांश कैदियों को औपचारिक रूप से अंतिम संस्कार नहीं दिया गया। उनके शवों को ग्रामीण सड़कों, जंगल के रास्तों पर बिखेर दिया गया या नालियों में फेंक दिया गया। अमेरिका के प्रथम इन्फेंट्री डिवीजन ने पेंसबर्ग और बैड के बीच एक ही दिन में 400 से अधिक महिलाओं के शव मिलने की सूचना दी है। टोल्ज 45वें डिवीजन के कैप्टन जेम्स जे कीटिंग ने अल्लाज से निकासी मार्ग का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया। 30 अप्रैल 1945 की अपनी रिपोर्ट में उन्होंने 18 किलोमीटर में 708 शव दर्ज किए। बहुसंख्यक महिलाएं थीं। कई लोगों पर ऐसे निशान थे कि उन्हें सोते समय मौत के घाट उतार दिया गया था। उनकी यूनिट द्वारा ली गई तस्वीरों को बाद में डचाउ ट्रायल्स में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिससे अमेरिकी अभियोजकों में खलबली मच गई।
इन मार्चों का पुनर्निर्माण मूलतः जीवित बचे लोगों की गवाही पर निर्भर था। काउफ्रिंग से फ्यूसन तक मार्च कर रही पोलिश कैदी वांडा एस ने बताया कि तीसरे दिन मूल 300 महिलाओं में से केवल 60 ही जीवित बची थीं। अन्य लोगों को या तो गार्डों ने मार डाला था या फिर वे रात में हाइपोथर्मिया से मर गए थे। फ्रांसीसी निर्वासित लीज मैरीडी ने गुप्त रूप से अगफा से कोचेल तक के 10 दिवसीय मार्च को एक डायरी में दर्ज किया, जो युद्ध के दौरान बची रही। डचाऊ उप शिविरों से होने वाले मृत्यु मार्च तृतीय रईह के पतन की सबसे व्यवस्थित घटनाओं में से एक थी। गैस चैम्बरों के विपरीत इन निकासी अभियानों में कोई स्थायी भौतिक संरचना नहीं बची, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर तक फैले मानवीय निशान ही बचे। जो महिलाएं जीवित बच गईं, उन्हें न केवल स्मृतियों के आघात का सामना करना पड़ा, बल्कि उन अनुभवों को देखने की चुनौती का भी सामना करना पड़ा जो मानवीय समझ से परे थे। डचाऊ का पतन, वह दिन जब सब कुछ खत्म हो गया। 29 अप्रैल 1945 की सुबह आधुनिक यूरोपीय इतिहास के सबसे काले युग का निश्चित अंत था। सुबह 11 बजे अमेरिकी 7वीं सेना की 42वीं और 45वीं इन्फेंट्री डिवीजनों के सैनिकों ने डचाऊ परिसर में भयावह स्थिति की तत्काल रिपोर्ट मिलने के बाद वहां धावा बोल दिया। सैनिकों ने जो पाया वह संगठित क्रूरता के लिए मानव क्षमता की किसी भी पूर्व अपेक्षा से कहीं अधिक था। डचाऊ महज एक और यातना शिविर नहीं था, यह वास्तुशिल्प प्रोटोटाइप था जिस पर नाजी विनाश केंद्रों का पूरा नेटवर्क आधारित था। 1933 में इसके उद्घाटन के बाद से लेकर आज तक 2 लाख से अधिक लोग इसके बैरकों से होकर गुजरे और कम से कम 41,500 लोगों की हत्या भूख से तड़पकर, फांसी पर लटकाकर, जानलेवा श्रम कराकर और छद्म वैज्ञानिक चिकित्सा प्रयोगों के माध्यम से की गई। प्रारंभिक अमेरिकी सैन्य रिपोर्टों में भयावह दृश्यों का वर्णन किया गया था। केंद्रीय प्रांगणों में लकड़ी की तरह ढेर लगे सैकड़ों शव, कंकालनुमा कैदियों से भरी बैरकें जो मुश्किल से खड़े हो पाते थे, और मुख्य पटरियों के किनारे खड़ी रेलगाड़ियों में सड़ने की स्थिति में शवों का ढेर लगा हुआ था। ये गाड़ियां बुचेनवॉल्ड से आए एक निकासी काफिले का हिस्सा थीं, जो कुछ दिन पहले ही वहां पहुंची थी, और मित्र देशों की सेनाओं की निकटता स्पष्ट हो जाने पर उसे छोड़ दिया गया था। मुख्य शिविर के अंदर सैनिकों को 30,000 से 32,000 तक जीवित कैदी मिले, जिनमें से कई की हालत इतनी खराब थी कि वे न तो बोल पा रहे थे और न ही हिल पा रहे थे। सैन्य चिकित्सा रिपोर्टों में टाइफस, पेचिश, तपेदिक, अनुपचारित संक्रमित घावों और गंभीर कुपोषण के स्पष्ट लक्षण दर्ज किए गए थे, जिसके कारण वयस्क कैदियों का वजन 40 किलोग्राम से भी कम रह गया था। आधिकारिक कमांडर एडवर्ड वाइटर कुछ दिन पहले ही भाग गया था। शेष एसएस अधिकारी मार्टिन वेइस को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में डचाऊ ट्रायल में दोषी पाए जाने पर उसे फांसी दे दी गई। अमेरिका के प्रवेश से पहले के दिनों में अंतिम पतन के संकेत स्पष्ट थे। हिटलर की मृत्यु, बर्लिन के पतन और मित्र देशों की सेनाओं की अजेय प्रगति की खबर के कारण अनेक एसएस अधिकारियों, प्रशासकों और विशेष रूप से उप शिविरों में नियुक्त महिला कर्मचारियों को जल्दबाजी में वहां से चले जाना पड़ा। अल्लाच, अगफा, मुल्डोर्फ और लैंड्सबर्ग कॉफरिंग के ऑफसेहेरिनन को विरोधाभासी आदेश प्राप्त हुए। निकासी मार्च में भाग लेना, समझौता करने वाले दस्तावेजों को नष्ट करना या नागरिक आबादी के बीच छिपना। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर लोग पलायन करने लगे तथा अधिकांश लोग बिना कोई पहचान योग्य निशान छोड़े भागने में सफल रहे। कई गार्डों ने अपनी वर्दी बदलकर कैदियों के कपड़े या किसान पोशाक पहन ली, दक्षिण से भाग रहे जर्मन शरणार्थियों के बीच घुलने मिलने की कोशिश की या रिश्तेदारों और शासन समर्थकों के यहां शरण ली। कई लोगों को गुप्त नेटवर्क द्वारा ऑस्ट्रिया भागने या आल्प्स पर्वत को पार कर इतालवी क्षेत्र में घुसने में सहायता मिली। जीवित बचे कैदियों ने मित्र सैन्य पूछताछकर्ताओं को अमूल्य साक्ष्य प्रदान किए। उनके विवरण एक मूलभूत पहलू पर सहमत हैं। महिला गार्ड 25 और 28 अप्रैल के बीच अचानक गायब हो गईं, जब मित्र देशों की बमबारी और तोपखाने की गड़गड़ाहट की आवाजें आसपास के क्षेत्र में पहले से ही सुनाई दे रही थीं। काउफ्रिंग के एक हंगेरियन यहूदी कैदी ने बताया कि 4 ऑफसेहरिनेन 27 अप्रैल को वेहरमाच ट्रक में सवार होकर जेल से सामान और व्यक्तिगत दस्तावेज लेकर चले गए। एक अन्य फ्रांसीसी निर्वासित ने बताया कि 25-26 अप्रैल की रात को गार्डों ने कैदियों के रिकॉर्ड और सूचियों को जला दिया, जिससे वे साक्ष्य नष्ट हो गए जिनसे बाद में उनकी पहचान हो सकती थी। अगफा कामेरा वर्क में 2 गवाहों ने बताया कि एसएस महिलाओं ने 26 अप्रैल को अपने पदों को पूरी तरह से छोड़ दिया तथा गार्ड की ड्यूटी एक सहयोगी कैदी और 2 जर्मन किशोरों के हाथों में छोड़ दी।
मित्र देशों के गश्ती दल के आने तक 3 दिन से अधिक समय तक कैदी बिना किसी प्रत्यक्ष निगरानी के जीवित रहे। कई जीवित बचे लोगों ने बताया कि हाल के दिनों में ऑफ सेहरिनेन ने इस व्यवस्था में अपनी संलिप्तता से इनकार करने की कोशिश की थी। कुछ लोगों ने स्वयं को पोलिश कैदी या जबरन असैन्य मजदूर बताने की कोशिश की, जबकि अन्य ने अपनी वर्दी उतारकर पीछे के रास्तों से भागने का प्रयास किया। अपवाद स्वरूप मामलों में कैदियों ने स्वयं ही अपने पूर्व जल्लादों की पहचान उन नागरिकों के बीच कर ली जिन्होंने स्वयं को शरणार्थी के रूप में प्रस्तुत किया था। सामूहिक पलायन के बावजूद 29 अप्रैल से 5 मई के बीच डचाऊ या उसके आसपास कम से कम 8 महिलाओं के पकड़े जाने के रिकॉर्ड हैं। इनमें से अधिकांश गिरफ्तारियां रिहा किए गए कैदियों के सक्रिय हस्तक्षेप के कारण हुई, जिन्होंने विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं, निशान, टैटू या क्षेत्रीय लहजे से ऑफ सेहरिनेन को पहचाना। अन्ना डब्ल्यू ने एक नागरिक रसोइया होने का दिखावा करने का प्रयास किया जब उनका सामना अमेरिकी सैनिकों से हुआ। उसकी पहचान 3 जीवित बचे लोगों ने की, जिन्हें उसका बवेरियन उच्चारण और गर्दन पर जन्म चिन्ह याद था। यद्यपि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से पंजीकृत होने से पहले ही वह परिवहन के दौरान गायब हो गई, जिससे पूर्व नाजी अधिकारियों के लिए सहायता नेटवर्क के अस्तित्व का संकेत मिलता है। हालांकि अधिकांश लोग तत्काल न्याय से पूरी तरह बचने में सफल रहे। युद्ध अपराध कार्यालय की 1947 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि डचाऊ उप शिविरों में नियुक्त एसएस महिलाओं में से केवल 5% को 1945 और 1949 के बीच औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था। डचाऊ की मुक्ति 1 दशक से अधिक समय से चल रहे उत्पीड़न के ढांचे के स्पष्ट पतन का प्रतिनिधित्व करती है। भागे हुए ऑफ सेहरिनेन युद्ध के बाद की न्यायिक प्रणाली की आंशिक विफलता का प्रतीक थे, जो सभी जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में विफल रही, लेकिन उन्होंने सामाजिक मिलीभगत के उस स्तर को भी उजागर किया जिसने नाजी दमनकारी तंत्र को काम करने की अनुमति दी थी। मायावी न्याय पतन के बाद की नियति। मई 1945 में तीसरे रह के बिना शर्त आत्मसमर्पण का मतलब डचाऊ प्रणाली की महिला रक्षकों के लिए इतिहास का अंत नहीं था। इसके विपरीत इसने कर चोरी, सीमित अभियोजन और अधिकांश मामलों में दशकों तक चलने वाले दंड से मुक्ति के एक जटिल चरण की शुरुआत को चिह्नित किया। ऑफ सेहरिनेन को पता था कि वे एक आपराधिक ढांचे के केंद्र में थे जिसे मित्र राष्ट्रों ने खत्म करना शुरू कर दिया था, और उनमें से अधिकांश अमेरिकी सैनिकों के आने से पहले भागने में कामयाब हो गए थे। सैन्य खुफिया अभिलेखों से पता चलता है कि कई लोगों ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के लिए पूर्व निर्धारित मार्गों का उपयोग किया तथा ग्रामीण क्षेत्रों की तलाश की जहां वे नागरिक आबादी के साथ घुल मिल सकें। अन्य लोगों ने झूठे नाम, नागरिक पोशाक तथा पूर्व नाजी अधिकारियों के गुप्त समर्थन नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए बवेरिया के वन क्षेत्रों में शरण ली। डचाऊ उप शिविरों में गार्ड के रूप में काम करने वाली कम से कम 85 महिलाएं लापता हैं। जांच से पता चला कि कुछ लोग दूर दराज के कृषक समुदायों में जाकर बस गए थे, जबकि अन्य लोग पूर्वी क्षेत्रों से निष्कासित जर्मन शरणार्थियों के रूप में वहां मौजूद थे। इन महिलाओं पर नजर रखने के लिए मित्र देशों की सेवाओं ने 3 मुख्य तरीके स्थापित किए: रिहा किए गए कैदियों से व्यवस्थित पूछताछ, उप शिविरों में जब्त किए गए रिकॉर्डों की क्रॉस चेकिंग और व्यक्तिगत डेटा और शारीरिक विशेषताओं के साथ ब्लैकलिस्ट का निर्माण। 1946 में बवेरियन युद्ध अपराध जांच आयोग ने पूर्व नाजी अधिकारियों की उपस्थिति के बारे में सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रेस और रेडियो के माध्यम से एक सार्वजनिक अभियान शुरू किया। यद्यपि अधिकांश मामले अभी भी अनसुलझे हैं, फिर भी ऐसे गिरफ्तारियों के दस्तावेज मौजूद हैं जो तलाशी के तरीकों और युद्धोत्तर न्याय के समक्ष आई कठिनाइयों को दर्शाते हैं। अन्ना श्मिड को कथित तौर पर नवंबर 1947 में गार्मिश पार्टेनकिर्चेन में पकड़ा गया था। उनकी पहचान एक रिहा हुए कैदी ने की थी, जिसने उनके विशिष्ट जन्म चिन्ह और बवेरियन उच्चारण को याद किया था। पूछताछ के लिए उसे म्यूनिख ले जाया गया, जहां उसने अल्लाच में सेवा करने से इनकार किया, लेकिन उसका नाम बरामद ऐसे सूचियों में दिखाई दिया। साक्ष्य के बावजूद हत्या के अपर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य के कारण उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया और उन्हें 1948 में रिहा कर दिया गया। अर्नेस्टाइन ब्रेनर को अंतिम बार जून 1945 में म्यूनिख में देखा गया था, जहां वह सिस्टर अन्ना के धार्मिक नाम से एक कॉन्वेंट में छिपी हुई थी। 1949 में की गई विस्तृत जांच के बावजूद उसका पता नहीं चल सका।
सरकारी अभिलेखागार से उनका पता पूरी तरह से गायब हो गया। फैनी बाउर, जिसे 2 कैदियों ने निकासी मार्च के दौरान दंड देने के लिए जिम्मेदार बताया था, को आईसीआरसी की वांछित अपराधियों की आधिकारिक सूची में शामिल किया गया था। हालांकि उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उसके बाद उसका ठिकाना अज्ञात है। 1946 और 1948 के बीच अमेरिकी सैन्य न्यायाधिकरणों और ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया की कुछ जन अदालतों ने यातना शिविर कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की। नवंबर और दिसंबर 1945 में डचाऊ में आयोजित संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम मार्टिन गॉटफ्रीड वेइस एट अल मुकदमा सबसे महत्वपूर्ण न्यायाधिकरण बन गया। यद्यपि एसएस महिलाएं मुख्य प्रतिवादी नहीं थीं, फिर भी गवाही के दौरान कई महिला गार्डों का उल्लेख किया गया, जिसके कारण द्वितीयक जांच शुरू हुई। ऑस्ट्रिया में ग्राज और लिंच की अदालतों ने 1946 में मृत्यु मार्च में भाग लेने के संदेह में महिलाओं के खिलाफ विशेष सुनवाई की। साक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। कई कैदी अपना पूरा नाम याद नहीं रख पाते थे, फाइलें अधूरी होती थीं या नष्ट हो जाती थीं, तथा प्रतिवादी अक्सर किसी भी आपराधिक संलिप्तता से इनकार करते थे। चेकोस्लोवाकिया में जन अदालतों ने चेकोस्लोवाकिया में पकड़ी गई एसएस महिलाओं के खिलाफ संक्षिप्त कार्यवाही की। कई मामलों में सजा उसी दिन सुनाई गई जिस दिन दोष सिद्धि हुई थी। रूथ हिल्डनर के मामले के अलावा 1946 और 1947 में पूर्व डचाऊ उप शिविर गार्ड के रूप में पहचानी गई कम से कम 3 महिलाओं को फायरिंग दस्ते द्वारा मार दिया गया था। ऑफसेहेरिनन का अंतिम गंतव्य काफी भिन्न था। कुछ लोगों को हत्या के प्रत्यक्ष साक्ष्य के बिना भी सहभागिता के लिए 5 से 15 वर्ष की जेल की सजा दी गई। अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जहां कई गवाहियों में हिंसा के विशिष्ट कृत्यों का उल्लेख था। हालांकि सांख्यिकीय रूप से काफी संख्या में लोग किसी भी प्रकार की सजा से बचने में सफल रहे। 1950 में संयुक्त राष्ट्र पुनर्वास कार्यालय के अभिलेखों में उन पूर्व सुरक्षा कर्मियों के नाम शामिल थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया और पश्चिम जर्मनी में विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों में शरण ली थी तथा बिना पहचान बताए गलत पहचान के साथ रह रहे थे। 1964 में तैयार लुडविग्सबर्ग युद्ध अपराध प्रलेखन केंद्र की अंतिम रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि डचाऊ उप शिविरों में सेवा करने वाली एसएस महिलाओं में से 10% से भी कम को औपचारिक परीक्षण या वास्तविक सजा का सामना करना पड़ा। विशाल बहुमत यूरोपीय पुनर्निर्माण की गुमनामी में गायब हो गया था। इस व्यापक दंडमुक्ति के पीछे विभिन्न कारण हैं। एसएस द्वारा फाइलों को व्यवस्थित तरीके से नष्ट करने से महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो गए। मित्र राष्ट्रों की प्राथमिकता उच्च पदस्थ अधिकारियों पर मुकदमा चलाना तथा कनिष्ठ अधिकारियों को पदच्युत करना था। सैन्य अदालतों की संसाधन संबंधी सीमाओं के कारण गहन जांच संभव नहीं हो सकी। पश्चिम जर्मनी की नई राज्य संरचनाओं में पूर्व नाजी अधिकारियों के क्रमिक एकीकरण ने संरक्षण और चुप्पी का नेटवर्क तैयार कर दिया। डचाऊ की महिला कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन टुकड़ों में सीमित और व्यापक न्याय प्राप्त करने में अप्रभावी था। मित्र राष्ट्रों के प्रयासों, जीवित बचे लोगों की रिपोर्टों और विशिष्ट अपराधों के आंशिक दस्तावेजीकरण के बावजूद अधिकांश ऑफसेरिनन कानूनी परिणामों से बच गए। केवल कुछ ही पकड़े गए, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दंडित किया गया। लगभग सभी पूर्वी यूरोप में, जहां मुकदमे तेजी से और अक्सर घातक होते थे, प्रणाली के पतन में पूर्ण सफाई या प्रभावी सामूहिक दंड शामिल नहीं था। भागने के रास्ते कुशलतापूर्वक काम कर रहे थे, अभिलेखों को व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया गया तथा युद्धोत्तर जर्मनी की सामाजिक चुप्पी ने कई अपराधियों की किस्मत पर ताला लगा दिया। डचाऊ को आजाद कर दिया गया, जिससे 12 वर्षों तक संहार शिविर के रूप में संचालन का अंत हो गया। लेकिन वहां जिन महिलाओं को व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, उनमें से कई के लिए युद्ध बिना किसी व्यक्तिगत परिणाम के समाप्त हो गया। उनकी दंड मुक्ति युद्धोत्तर न्याय की मूक त्रासदियों में से एक बन गई, एक ऐतिहासिक रण जो आज तक अदा नहीं किया गया है।